कि पूरा आ रहा है। चलो साइंस की एक बुक दो, कहीं है किसी के पास डबल बुक? वो पढ़ा देना। बोलो। व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी वाला आ रहा है? सब करा रहे हैं। और सर वो सर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है चलो। ओके देखो तो पहला क्वेश्चन आंसर किस पेज पे चेक करो। अब देखो पेज नंबर 15 निकालो। 15 है कि 24 ना? देखो पेज 24 निकालिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब ऐसे आएगा तो इसके ऊपर पूछा है तो इसके ऊपर लिखना मेल्ट्स, और जब ऐसे आएगा तो क्या लिखोगे? फ्रीजिंग। ठीक है, मेल्ट्स है तो फ्रीजर्स भी लिख सकते हो, उसी टेंस में लिखो। और लिक्विड से गैस इवेपोरेशन, वेपराइजेशन लिखना चाहिए। वेपराइजेशन। और फिर इससे गैस से इसमें कंडेंस हो जाएगा, और ये वेपराइजेस। जैसे लिखा है मेल्ट्स तो वैसे ही हमने कर दिया। अब चलो देखो आइस से वाटर बनेगा तो क्या कहोगे? अगला प्रश्न, आइस से मेल्टिंग, और वाटर से अगर वेपर बनेगा ठीक है वेपर। वैसे वेपराइजेशन दो तरीके का होता है, ये बात आपको मालूम है ना? दैट इज इवेपोरेशन, और दूसरा बॉइलिंग। तो ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट है, और ये सरफेस फिनोमिना है, जबकि ये बल्क फिनोमिना है। जब उबलता है तो बॉइलिंग कहते हैं, और ये रूम टेम्परेचर पर जो होता है उसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। अब देखो तो इसको यहाँ पर इन्होंने बॉइलिंग लिख दिया है, किस वजह से लिखा है? दैट इज स्टीम में बनने को बॉइलिंग करें। ठीक है कोई बात नहीं। अब इसमें से आगे चीज क्या कही है कि आइस से भी इवेपोरेशन हो सकता है अगर, और साथ में वाटर से भी इवेपोरेशन हो सकता है। आइस से भी सीधे सीधे इतना ही रखिए बस। अब आगे देखो ना, अगले पेज पे देखो, अगले क्वेश्चन आंसर कहाँ है? क्वेश्चन आंसर बता देते हैं यहाँ पर भी हो। एक चीज और लिखेंगे कि दैट इज इंक्रीज, ये क्वेश्चन है, दैट इज इंक्रीज इन रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे होगा? बोलो। रेट ऑफ evaporation is by increase in surface area और increase in, जैसा हम कितने बताया, टेम्परेचर, और increase in और क्या बताया? ये बताना है विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी के लिए क्या है? That is चलो wind speed और decrease in। कॉपी निकालो नहीं तो बात करता रहेगा अभी तुमसे, क्योंकि वो बहुत पंचुअल है आशीष। कॉपी नहीं निकालो तो बात करता है। अगला देखो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? अगला क्वेश्चन।
विटामिन ए इसकी डेफिशिएंसी से डेफिशिएंसी डिसीज, इट इज नाइटनेस। और बोलो विटामिन सी श्रेया, इससे मसूड़े फूल जाते हैं। विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन जो धूप में नहीं रहते उनको कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। और इसके अलावा आयरन की कमी से अगर पालक या पॉमग्रेनेट नहीं खाएंगे तो अनीमिया, खून की कमी, रक्त अल्पता, अनीमिया। और फिर जो भी खाओगे उल्टी होती है, वो पचेगा ही नहीं। अनीमिया, आयोडीन की कमी से गलकंठ हो जाएगा, ठीक है, दैट इज गोइटर, स्वॉलोड नेक, ऐसा हो जाएगा। अब देखें आगे, एक और पहला है टेबल नंबर 13, देखो उसका ठीक पीछे बना हुआ है। पूछा है कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता किसमें है? दो चीज़ें पूछी गई हैं, तो क्या आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? बहुत अच्छा बता, यही तो वो भी बता रही है कि प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शन, अच्छा बताती है। अगला सुनाओ। जैसा कि श्रेया ने बताया कि फैट हमको इंसुलेशन देता है, तो देखो कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी। और मिलता किसमें किसमें है? वीट, ठीक है, मेज, ये जानते हैं सब चीज़ की। वेजिटेबल में नहीं मिलता, राइस, हाँ ये सब जानती है ना। फैट, फैट हमें क्या देता है? इंसुलेशन। और साथ में ये मिलता किसमें है? ऑयल, घी, बटर, ये सब हम किसने बताया? प्रोटीन किसमें मिलता है? और प्रोटीन हमको क्या देता है? ग्रोथ। क्या देता है? ग्रोथ हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर करता है। और ये मिलेगा प्रोटीन मिल्क में, मीट में, एग में, सोयाबीन, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है। मैं प्रोटीन, मेरा घर है सोयाबीन ना, इन सब में मिलेगा। एग में बहुत प्रोटीन मिल जाएगा। साथ में विटामिन से या किससे मिलेगा? करेक्ट, विटामिन है तो वेजिटेबल से मिलेगा, जैसा कि श्रेया ने बताया। फ्रूट से मिलेगा। फ्रूट्स बोला, सही, फ्रूट्स बोलिए। चलो, विटामिन जैसा कि श्रेया बता रही हमको इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधक क्षमता देता है, इम्यून सिस्टम देगा, बढ़ाएगा। और मिनरल से क्या होगा? मिनरल्स भी हमको इम्यून सिस्टम देता है। हमारी बॉडी में आयंस होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? और इससे क्या होता है कि बॉडी की एक्टिविटी होती है। कॉपर आयन, कौन कौन से आयन? आयरन आयन, कॉपर आयन, जिंक आयन, मॉलिब्डेनम आयन, बोरॉन आयन, बिस्मथ आयन, बेरियम आयन, ये जितने भी आयन्स हैं 118 आयन सारे के सारे ये मिनरल्स हैं। अब ये मिनरल्स हमारी बॉडी में क्या करता है कि जितनी भी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ है उसको बनाए रखता है। मिनरल्स किस में पाया जाता है? वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल्स में। जैसे जिंक, मिर्च में जिंक पाई जाती है, टमाटर में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो सब मिनरल कहाँ पाए जाएंगे? वेजिटेबल्स में पाया जाएगा। हाँ, सॉल्ट में भी पाया जाएगा, आयोडीन रहेगा, एक मिनरल होगा। चलो और आगे देखें, अगली एक्टिविटी। जैसा कि शिवांक ने कहा कि हमारे हाथ में रोटी पहुंचती कैसे, कैसे कैसे पहुंचती है? बोलो शिवांक। सबसे पहले
गेहूं को उगाते हैं, वीट को उगाते हैं, हाँ, उसके बाद दैट इज कल्टीवेशन। सोइंग होगा, फिर क्या होगा? सोइंग के बाद बोलो। इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग, हाँ, एडिंग फिर? फर्टिलाइजर, प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट। चलो, तो इसको लिखें हाउ दैट इज स्टोरी ऑफ चपाती आपसे पूछी जाएगी। स्टोरी ऑफ चपाती, दैट इज पहला कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। हार्वेस्टिंग, व्हीट जब कल्टीवेशन हो जाएगा, फिर कलेक्शन ऑफ व्हीट ग्रेन्स, ऑफ व्हीट ग्रेन्स। फिर जब ग्रेन्स तुम्हें मिल जाएंगे, फिर इसको क्लीनिंग बाई थ्रेशर, उन पर सफाई होगी कि नहीं? क्लीनिंग बाई थ्रेशर। थ्रेशर उसमें से चैफ अलग कर देगा, भूसा, और तब उसके बाद सेंड टू, कहाँ भेजा जाएगा? फ्लोर मिल। इसको जो है आटा चक्की में भेजा जाएगा, आटा चक्की। फिर आटा चक्की में से पैक होके कहाँ चला जाएगा? ठीक है, नाउ देन इट गोज टू ट्रांसपोर्टेशन। तो इसकी पैकिंग होगी एंड ट्रांसपोर्टेशन टू मार्केट, और मार्केट से ये हमारे घर पहुंचता है। फिर डो बनेगा टू होम। जब होम पहुंचेगा तो क्या होगा? डो बनेगा और तवे पर चढ़ जाएगा। बोलिए। फिर चपाती, चपाती इज मेड। अब आगे देखिए, जहाँ हमारे देश में चपाती अधिकतर 20 रुपए की है मैक्सिमम, वहीं एक चपाती पाकिस्तान में 200 रुपये है ही नहीं आटा वहाँ। जो और देशों के बदबूदार आटे वो वहाँ पहुँचते हैं, वो भी वो खरीदते हैं। जो अगर 2 महीने तक आटे की गोली रखती रहे तो आटा स्टील हो जाता है, बदबूदार। हम लोगों के यहाँ जो आशीर्वाद आता है, तब भी वो उस यही खाते हैं, और जो मिलेट्स हैं जो सबसे सस्ते हैं वो खा लेते हैं। अब ये देखो, नो अबाउट मिलेट्स। अगले पेज पे आओ। इन्होंने बताया कि पर्ल मिलेट का नाम बताओ क्या होता है। इन चारों मिलेट के नाम बताओ। बहुत अच्छा, ये पहले से कैसे जानते हो? और भी कोई बच्चा नहीं जान रहा है। तब भी इन्होंने कैसे बता दिया कि पर्ल मिलेट को बाजरा कहते हैं? आशीष ने पहली बार आज सच्ची चीज। अच्छा, आप मुझे लगा सोरगम मिलेट को आशीष क्या कहते हैं? हाँ बोलो। ज्वार। अच्छा बता रहे हैं आशीष। नाउ फिंगर मिलेट और रागी। ऐसा पेज नंबर 36 पे देखो। और फॉक्स टेल मिलेट को कोकम, दैट इज कोकम। फिर से समझो, जो बाजरा है उसको राजस्थान वाले खाते हैं, ज्वार यूपी वाले खाते हैं, रागी कर्नाटक, और ये तमिलनाडु। जो चीज जहाँ मिलती है वैसे खाते हैं। सोरगम मिलेट को क्या कहती हो? इधर मत देखो, बोलो, आप बोलो श्रेया। सही। और फिंगर मिलेट को रागी, ठीक है। और फॉक्स टेल मिलेट को क्या कहते हैं? कोकम, सही है, कोकम। एंड दैट इज पर्ल मिलेट को बाजरा। बाजरा को क्या कहते हो? बाजरा, ठीक है, बाजार से लेना बाजरा। पर्ल मिलेट को क्या कहते हो? हाँ बोलो। और झुके बैठो फिर बिल्कुल नहीं बता पाओगे, क्योंकि स्ट्रेट बैठोगे तो सब बता दोगे। स्पाइन से ही तो सारा कोऑर्डिनेशन और रिएक्शन टाइम शुरू होता है। तो झुक जाओ
वही होता है। बिल्कुल ये चीज तुम्हारी अभी भी स्पाइन कर्व है, ये धनुष की तरह है। नाउ कॉर्न मिलेट को क्या कहते हैं? और सोरगम मिलेट को ठीक है। पर्ल मिलेट को क्या कहते हो? पर्ल मिलेट को बाजरा। सोरगम मिलेट को? फिंगर मिलेट को? रागी। फॉक्सटेल मिलेट को? इतना मेहनत लगती बताने में, छूट गए। 8th का ही पढ़ने में दिमाग लगता है। ये डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? नाउ आप बताइए प्रोटीन से क्या मिलता है? बॉडी ग्रोथ। कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी। देन इसके बाद विटामिन से फैट। थर्मल इंसुलेशन। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तुम तो हर चीज जान रहे, बोलो। विटामिन डी की कमी से, हाँ बोलो। और सी की कमी से, स्कर्वी, ए की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी से। बेरी बेरी B1 का। तो बता ही दे रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा। नो ठीक है, सारी चीज बता दी। पालक में सबसे ज्यादा क्या होता है? पोटेशियम, आयरन। अब देखो, अगर आयोडीन की कमी हो गई तो हमें क्या खाना चाहिए? Sir, iodized salt. नमक खाना चाहिए। Sir, iodized. ठीक है। तो अगली चीज देखो, नाउ थीम 3 नेचुरल रिसोर्सेज पे आ जाइए। नेचुरल रिसोर्सेज में आपको ये बताना है कौन सा इसमें रिन्यूएबल है, कौन सा नहीं है। पेज नंबर 40 पे आओ। बिना आशीष की हेल्प किए आप लोगों को ये बताना होगा। इन लोगों की तो लेट देम बी इंटेलिजेंट, नहीं थोड़ा सा तो तेज है। तो कोल क्या है ये बताना है। Non-renewable. Natural. Non-renewable, नॉन non-renewable natural resource. नॉन रिन्यूएबल। सोलर एनर्जी, No. Renewable. रिन्यूएबल। विंड एनर्जी, Renewable. रिन्यूएबल। ऑयल, Non-renewable. ठीक है। ऑयल वही उसी ऑयल की बात हो रही होगी जो लोग जमीन से निकालते हैं। क्रूड ऑयल की बात हो रही Sir, Non-renewable. Non-renewable होगा। नॉन रिन्यूएबल दैट इज वाटर। Water. Renewable. रिन्यूएबल एयर, Renewable. यूरेनियम। Non-renewable. सही है, यूरेनियम। ये क्योंकि यूज हो जाता है ये थोरियम में बदल जाता है। नो बायोमास, Renewable. जितनी तुम्हारे घर में गाय भैंस हैं फिर उनके भी बच्चे पैदा होंगे। नो नेचुरल गैस, Renewable. नेचुरल गैस Non-renewable. से आता है। ये सब फॉसिल फ्यूल है, ऑयल, कोल और नेचुरल गैस। ये सब क्या है? Fossil fuels. अगर कहीं फॉसिल फ्यूल आए ऑप्शन में तो इन्हीं को टिक करना। ये सब तीनों ही है। इसको नेचुरल गैस को मीथेन भी कहते हैं। इसका Methane नाम gas. होता है CH4 होता है। CH4. मीथेन। मीथेन गैस। चलो मीथेन गैस वही जो गैस सिलेंडर में लगती है। वो ब्यूटेन है। हाँ? ये ऑटो में पड़ती है। अगला देखिए पेज नंबर 42 में तूर जी का झालरा देखो। तूर जी के झालरे में आप क्या देख रहे हैं? एक एक बड़ा सा बावली है। स्टेप वेल है। तो इस तरीके से वाटर रिजर्वायर है। आप ये मुझे बताइए फिगर 17 में आशीष क्या देख रहे हैं? वाटर हार्वेस्टिंग, जो तुम्हारी छत पे पानी गिरता है उसको बगल में कहीं इकट्ठा करो और फिर उसके बाद उसके नीचे से उसको ग्राउंड में जाने दो और जब मर्जी उसे यूज करो। Sir, rainwater harvesting. ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का डायग्राम। सोलर ओवन आपने देखा है, पेज नंबर 90 में देखो। सनलाइट से भी खाना बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। ये सर उसको कहेंगे सोलर कुकर या सोलर ओवन। बन जाता है। बन जाता है।
अभी रावण पे चबूतरे पे जब भी मेला लगता है सोलर कुकर का अलग स्टाइल लगता है वहाँ। हम लोग उसे यूज़ नहीं करते हैं लेकिन है अच्छा लिया जा सकता है। अगला देखो एक्टिविटी 3.2 पेज नंबर 44 पे आओ। आपको बताना है कि आयरन का अपीयरेंस कैसा रहेगा, कोल कैसा दिखता है। तो आयरन शाइनी लस्ट्रस Shiny. आयरन Shiny लस्ट्रस दिखता है। शाइनी अब इसमें ये दिया अपीयरेंस कैसा है और हार्डनेस। हार्डनेस Shiny or hardness? अपीयरेंस और इसके अलावा हार्डनेस कैसी होगी, Hard तो लिखिए ना शाइनी and hard. एंड हार्ड। ये इतना हार्ड है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि पुल बनाए जा सकते हैं। कोल कैसा होगा, Dull. और ये नॉट हार्ड, नॉट वेरी हार्ड नॉट वेरी हार्ड। इसके अलावा बताइए सल्फर, ये येलो कलर की जो डिब्बी रखी है सल्फर ही है, इसी तरीके से बताइए। तीसरी लाइन में रखी है ना, हाँ? सल्फर प्याज में इन सब में पाया जाता है। दिस इज सल्फर। ये स्किन की कोई भी डिसीज होगी तो उसको ये क्या कर देता है, ठीक है? इसी तरीके का होता है सल्फर। अभी यहाँ पे नहीं रखा है लेकिन ऐसा ही होता है रीति में। समझ में आ गई बात? यही कलर है, दूसरी जगह रखा हुआ है। जो सल्फर किस में पाया जाता है, प्याज में, लहसुन में, जिसमें स्मेल आती हो। देहरादून में जो गए हो वहाँ सहस्त्रधारा है, उसमें गंधक का पूरा पानी गिरता है। उससे स्किन की कोई भी डिसीज ऐसे धो लो तो सब साफ हो जाता है। तो गंधक, हाँ क्या बी का भी देखते हैं, उसका दूसरा केस है। सल्फर तुम समझ में आ गए, स्किन की कोई भी डिसीज होगी तो सल्फर या गंधक, जैसे हम लोग क्या अभी स्किन की कोई भी बीमारी होती है प्याज घिस लेते हैं, लहसुन लगा लेते हैं, वही काम सल्फर का है। सल्फर, सल्फर, सिल्फर, सल्फो ये होता है सल्फरामाइसिन, सिल्वर सल्फर डाइजीन, सब में सल्फर ही है। सल्फर देखो पीले रंग का होता है, अभी दिखाया ना आपको पीले रंग का। तो ये कोई इसमें इसके एकदम क्रिस्टल होंगे तो मैं अभी देख के बताता हूँ। मुझे लगता है डल अपीयरेंस। तुम्हारे सर में शाइनी लिखा है क्या? डल ही होना चाहिए, शाइनी क्यों बोल रहा है? अब ये तेज रखा है तो मुझे देखना पड़ेगा। कॉपर की बात ऐसे नहीं कर सकते। सल्फर हैज डल अपीयरेंस। यस, सल्फर हैज डल अपीयरेंस। देखो अब आगे देखो, सल्फर में कोई हार्डनेस नहीं होती है, ये नॉन मेटल है, नॉन तो मेटल इसलिए इसमें कोई हार्डनेस नहीं होगी, नॉट वेरी हार्ड। जब वो सीढ़ी बनी है, सीढ़ी के उधर सब नॉन मेटल है, वो सब सॉफ्ट है, सीढ़ी के इधर सब हार्ड। सीढ़ी देख रहे हो, बसी जी आज सब वो ब्लैक कलर की सीढ़ी आज बनी बसी। इसके इधर देखो एस लिखा है, एस को सल्फर है, ये सब सॉफ्ट है और ये इधर हार्ड। समझ आ गई? एस लिखा है कि नहीं? यस, O-S-C-T को नॉट वेरी हार्ड। आगे देखो, तीसरी चीज एल्यूमिनियम कैसा होगा? Shiny and Shiny. सही है, शाइनी शाइनी एंड हार्ड होगा। और हार्ड होगा, इससे एयरक्राफ्ट तक बन जाते हैं। कॉपर शाइनी होगा और कैसा होगा? हार्ड भी होगा। हार्ड भी होगा। वेरी हार्ड ना कहते, हार्ड कह दो, इतनी चीज है। कॉपर तो तुम लोगों ने देखा होगा ना, कॉपर के बर्तन, ये सब कॉपर है। कॉपर, ये क्या है? ये तो कॉपर के बाल लग रहे हैं। हाँ कॉपर फाइलिंग्स। तो कॉपर शाइनी दिख रहा है, हाँ ये देखो, सही है। कॉपर के बाल की ये। तो देख लो, तो अगला देखो, ये तो हो गया मेटल के बारे में। आगे की एक्टिविटी देखो कि अगर मान लीजिए आयरन नील है, किसी किसी में कोरोजन हो जाता है, तो कोरोजन, कोरोजन, रस्टिंग। रस्टिंग। अगर तुम आयरन नेल को पहले
आयरन नहीं है। कोरोजन का मतलब है जब इन्हीं चीजों को एयर में रख दोगे तो एयर में रखने के बाद इन पर एक ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं बोलो, फिर ये कैसा हो जाता है, दैट इज कोरोजन, मॉइस्चर हो जाता है। देखो ये पहले कॉपर ही था, ये कॉपर दिखाया है, आज देखो ये ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया। ये जब मैं 6th क्लास में था मुझे प्राइज मिला था और आज 40 साल बाद ये इसका लगा। सर 40 साल का होना है। अपनी रखो फिर इतने देर आपके एज के 52। ज्यादा तुम समझ गए? तो इसको कोरोजन कहेंगे। कोरोजन का मतलब क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी फिर किससे बनाया था? किस मेटल कॉपर से था, वो भी ग्रीन हो चुका है। कॉपर से था वो भी, समझ में आ गई बात? तभी वो थोड़ा ब्लू ब्लू लगता है देखने में, तो इसलिए वो भी ग्रीन हो गया। ब्लू ब्लू लगता है ग्रीन हो गया। जैसे और blue इसी लगता है। तरीके से मुंबई CST विक्टोरिया टर्मिनल, उसकी जो कैनोपी है वो कॉपर की अंग्रेज बना के गए थे, पूरी ग्रीन हो गई। सर अब 12 साल के कितना बड़ा ये देखो, ये इंटेलिजेंट है। इन्होंने कहा बिफोर रबिंग ये डल है, और जब सैंडिंग पेपर से आयरन को कर दो तो चमक आ जाएगी कि नहीं आ चमक जाता है। देखो ये फिर झुक के बैठे। आप लोग देखो, ऐसे अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी जैसे चित्रांश ने की है। आप इनसे शिक्षा ले सकते हो। इनका वजन ज्यादा है इसलिए वो स्पाइन झुक जाती है, वो ले नहीं पा रही वेट, लेकिन आप लोग इरेक्ट 40 रहो, किलो के नीचे हो। ठीक है? सर चोट लगी हुई इसलिए ऐसे बैठा हूँ। तो आप लोगों को भी सीखना है, जब चोट लगे तो ऐसे ही बैठें। चित्रांश से सीखो। आयरन में बिफोर सैंडिंग पेपर से रब करने के पहले कैसा था? डल। और सैंड पेपर से रेगमाल से घिस दो शाइनी। तो डल। इससे क्या पता चलता है? Eating up of metal when they prolong exposed to air moisture is called corrosion. इससे वे अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ लूज कर देते हैं। अगर कोरोडेड आयरन से तुम पुल बनाओगे तो उस पुल में ट्रक नीचे गिर जाएगा। अगर जंग लगे हुए आयरन से तुम पुल बना डालो वो थोड़ा सा Bridge. कमजोर लगता है। तो क्या उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी? क्या लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी? मुझे नहीं। So eating up of metal when they are prolonged exposed to air, water and moisture. जब वो हवा में एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, हाँ बोलो बेटा। सर जो प्राइमर वगैरह रहता है उसमें जो ऑक्साइड लगा रहता है उसको भी पेंट और रेड ऑक्साइड का पेंट, उसमें लेड होगा, जिंक होगा, क्रोमियम होगा, उसकी वजह से हम ये सबको करते हैं। उसके बारे में आगे डिटेल बताएंगे, अभी तो कल पेपर है। इतना तुम समझ गया ना, उससे हम उसे कोरोजन से बचा सकते हैं। तो इसी बात को बताओ कि अगर कोल पीस कैसा होगा, कोयले का टुकड़ा, और रब करने के बाद अरे वाह ये डल ही रहेगा। और डल हो जाएगा, डल ही रहेगा, एल्यूमिनियम वायर वो शाइनी होगा। बाद में शाइनी हो जाएगी, शुरू में डल है और बाद में क्या हो जाएगी? शाइनी। जैसे ये पीछे फ्रेम है, अभी डल डल दिख रहा है, ये एल्यूमिनियम का ही है, लेकिन अगर इसे चमका दिया जाए ग्लास के किनारे किनारे, हाँ तो अगर इसे करेंगे तो चमक आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी। शाइनी हो जाएगा। और इसी तरीके से आगे बढ़ो, पेंसिल लीड वो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। सर डल पेंसिल लीड ये पहले भी शाइनी और बाद में भी शाइनी। शाइनी। ये ग्रेफाइट होती है पेंसिल लीड, ये देखो। और पेंसिल लीड में हमेशा शाइन रहती है, इसमें हमेशा एक एक्स्ट्रा लस्टर है। हाँ ऐसा होता है, वो थोड़ा सा चमकता रहता है इस पे ये लाइट। तो ये अभी भी चमक रहा है, बाद में भी चमकेगा। ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट पेंसिल। इससे लिख के देखो, गिराना नहीं बस। कितनी चमक रही है। पूरा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट से कहीं से भी बनाएगा, लिख हाथ सकते में ग्रेफाइट लग जाएगा इस तरीके से। तो हाँ, पीछे से लिखूं, पूरा इससे लिखे और इससे कहीं भी लिखो, ये पूरा वैसे कितनी लिख चमक पीछे रही से है। भी वही और आगे से भी वही। पूरा कहीं से भी लिखो। हाँ, पीछे से भी वही, समझ आगे आ से गया? भी वही। अब आप तो देख लिया, अगले पेज पे आओ। अभी नहीं ऐसे दे देंगे आप। थोड़ी सी भारी लगे। हाँ अगले पेज पे आओ। शाइनी। ये बताओ हाँ थोड़ा कि सा लस्टर दिख रहा है इसमें। ना, अब देखो कि सल्फर डाई, बाहर रखना है, आगे से रखो। ला अब इसको दे दो ना। हाँ ये तो पेंसिल है, कुछ जरा सी भी तो टूट जाएगी।
हाँ? वही पेंसिल भी तो है, बस ये आर्टिस्ट होते हैं उनकी पेंसिल। यस भी हाँ आर्टिस्ट की लगी थी, थोड़ी सी मोटी थी इसलिए। हाँ सर एक पेंसिल रह गई। अब देखो, आओ अगले पेज पे आओ। ये बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते हो? यस कुछ चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, आपको सिर्फ जवाब देना है। ओके सर। मान लीजिए कि मैंने एक बैटरी ली, पेज 48 पे आओ। एक बैटरी ले ली हाँ और इस बैटरी में यहाँ से और यहाँ से एक वायर लगाया, हाँ और वायर के बाद यहाँ पे एक बल्ब रख दिया, बल्ब। और फिर इससे यहाँ पर एक क्लिप है, और एक इससे क्रोकोडाइल क्लिप की है। क्रोकोडाइल होती है ना, जिससे अटैचिंग क्लिप है, वही स्प्रिंग लोडेड और क्लिप है। क्रोकोडाइल क्लिप। अगर मैं इनके बीच में अभी जो ग्रेफाइट पेंसिल रख दूं तो क्या ये बल्ब जल जाएगा? यस जल जाएगा। तो ग्रेफाइट अगर लगा दिया तो उससे जल जाएगा। कोल तो नहीं नहीं जलेगा। आयरन, जल जाएगा। सल्फर नहीं जलेगा। नहीं। वुड, नहीं कॉपर, जल जाएगा। एल्यूमिनियम। जल जाएगा। ये ग्रेफाइट एक अकेला नॉन मेटल है, ये कार्बन ही होता है, लेकिन ये क्या है? कंडक्टर है। जो पेंसिल दिखाई ये नॉन मेटल ही होता है, लेकिन फिर भी जलता है। क्या सर्किट है इसमें? क्या होता है? ऑन हो जाएगा, ये बल्ब जल जाएगा। हाँ इसी से करना है, या उसके अंदर की लीड निकाल देना। सही है। मतलब पूरी लकड़ी। अगर आप इसकी लीड को इसमें डाल दोगे ना, इसमें जो पिंस बने तो देखो मजा मजा कर रहे हैं। मम्मी बोल ही नहीं पाएंगी, उतना टाइम नहीं है। फिर बाहर की लकड़ी छील के निकालनी पड़ेगी उसकी पेंसिल मम्मी की। कहेंगे कितनी अच्छी श्रेया थी। अब बाकी की मम्मी होगी तो चप्पल से, बेल्ट से, जूते से कैसे भी मार देगी। अब ये देखो, लाओ, अब ये देखो, अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती, कार्बन डाइऑक्साइड तुम जानते हो? हाँ। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। अगर तुम इसी येलो कलर वाले सल्फर को जला दो तो कौन सी गैस बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। उसमें पानी डाल दो तो क्या होगा? ये पूछा जा सकता है। पेज नंबर 50 पे देखो, 50 पेज नंबर देखो, प्लस वाटर। तो इससे क्या होगा? वाटर तुम लोग जानते हो H2O होता है। तो इससे H2SO3 बनेगा। H2 और SO3 इसको कहेंगे सल्फ्यूरस एसिड। क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरस। एसिड। देखो दो O ये और एक O ये, तो इसको कहेंगे। कभी तुम कार्बन डाइऑक्साइड का नाम जानते हो? उसी तरह से इसका क्या नाम पढ़ोगे? सल्फर डाई। सल्फर डाइऑक्साइड। दो ऑक्सीजन है और यहाँ भी दो, तो सल्फर डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड है। H2O को तो वाटर बोल दो। H2O क्या है? देखो यही रिएक्शन लिखी, अगर 2 नंबर की आ जाए तो लिख के आ जाए। हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन। अगले में देखिए, हीट एंड एयर, थीम नंबर 4 निकालो। हीट एंड एयर। अगर मान लीजिए आपने एक उल्टा कप है और उसमें घंटी लटक रही है, उसके नीचे तुमने कैंडल जला दी है, तो वो लोग कैंडल जलाने पर जो इसकी एयर आएगी, क्या वो इस उल्टे कप को ऊपर उठा देगी? तो इससे क्या होता है कि जो वार्म एयर है, इट इज लाइटर सो इट राइजेस अप। इससे क्या पता चलता है? गर्म हवा लाइटर है, तो ये सही है। अब देखो शिवांग जन गोलिया भी कंफर्म हो चुका है ना। वाटर साइकिल पढ़ो। वाटर साइकिल। कभी तुम लोगों ने वाटर साइकिल चलाया? हाँ वाटर साइकिल देखा है। नहीं चला, नॉर्मल चला है। देखा अच्छा है। ये देखो, चलाते तो खूब जवान। इन्होंने चलाते हुए देखा ना। अब यहाँ से पानी जो उड़ेगा उसे क्या कहेंगे? इवेपोरेशन।
इवेपोरेट होके अब यहाँ से इसमें बादल बन गए कंडेंसेशन तो कंडेंसेशन हो जाएगा, फिर क्या होगा? प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन। यही बादल फिर इधर आके यहाँ पर बारिश करेंगे, प्रेसिपिटेशन दैट इज प्रेसिपिटेशन। अब जरा देखो, ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था की ओर अग्रसर होना। चलिए नाउ ये एडोलेसेंट एज क्या होती है? इसी को समझ। चाइल्डहुड के बाद आती है अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, दैट इज किशोरावस्था। इसे क्या कहेंगे? किशोरावस्था, या इसे टीन एज भी कहते हैं। टीनेज दैट इज 13 से 19 इसलिए इसे क्या कहेंगे? वैसे टीन एज कहा जाता है, बट एज टीन ज्यादा है इसलिए टीन कहा जाता है, वरना 21 तक की एज जाती है। सो द एज एट विच सर्टेन फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी टू लीड अस रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? एडोलेसेंस। अगर हमको हमारे माँ बाप ने पैदा किया है तो हमको भी आगे ह्यूमन रेस को बढ़ाना है, और अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, इटली में 6 महीना हो गया है और वो पूरी जनसंख्या कह रही है हमको एक भी बच्चा नहीं पैदा किया। इटली इज डाइंग लिटरली, वहाँ कोई बच्चा ही नहीं पैदा करना चाहता। वो कहते हैं हमने जितना पैसा कमाया उस सारे पैसा के हम ही पिज्जा बर्गर खाएं। वो कह रहे हैं हम बच्चों को क्यों खिलाएं, वाई टू वेस्ट ऑन चाइल्ड। वो ऐसे हो गए यूरोप में, 6 महीने से एक बच्चा भी नहीं पैदा किया, सारे स्कूल बंद हो। वो करना ही नहीं चाहते। सरकार प्रमोट करी कि एक बच्चा पैदा करने पे 10 लाख देंगे, तब भी नहीं। कहीं सब में, रशिया में ये हाल है। रशिया का तो ये हाल है, वो बीच में वो कहते हैं भाई तुम जाओ 1 महीने की छुट्टी लो, बच्चे को देखो, बच्चा पैदा हो जाए 6 महीने की छुट्टी भी, तब भी नहीं कर रहे, क्योंकि यूरोपियंस कहते हैं हम अपना पैसा क्यों वेस्ट करें। अब आप समझ गए एडोलेसेंस का मतलब, तुम समझे कि दैट इज व्हेन वी ग्रो अप एट सर्टेन एज देयर आर बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जिसको बच्चे भी नहीं समझ पाते कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। हार्मोनल चेंजेस आएंगे और वो हमें क्या करते हैं, बोलो? दे लीड अस टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। वो हमें किसकी ओर बढ़ाते हैं, बोलो? रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, एंड दैट एज इज कॉल्ड प्यूबर्टी। इसमें क्या होते हैं? प्यूबर्टी होते हैं। ऐसी एज में जो मेल चाइल्ड हैं उनमें स्पर्म्स निकलते हैं और जो फीमेल चाइल्ड हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन का क्या मतलब है? एग्स निकलते हैं और बॉडी में सर्टेन चेंजेस आते हैं। बात समझ आई? अब हम इन चीज़ों को समझें और क्वेश्चन आंसर दें। पहले तो समझें क्या चीज़ है। अब देखो, पहले एडोलेसेंस समझो, यही डेफिनेशन आने वाली। देखो कि अगर कोई बच्चा पैदा हो, मान लो जैसे अधृत पैदा हो जाए, है समझो इस चीज को, और मम्मी इनको पैदा करने के बाद कहे बच्चा दो बच्चा दो, अब वो खुद ही बच्चा तो क्या बच्चा दे देगा। तो जब तक हम वेल स्ट्रांग ना हो जाए, बात समझ आई नहीं? ऐसे कोई अभी फूल है और फूल से कहीं तो बीज पैदा करो, चलो तुम्हें पेड़ बनो, अरे उसको फल तो बनने दो। ऐसे में क्या होता है, अगर मान लो चाइल्ड सही, ऐसा कई जगह ऑस्ट्रेलिया में हुआ है कि 11 साल की लड़की या 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई किसी वजह से, तो उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई हो गई। अगर हमारा ही बॉडी ठीक नहीं है तो क्या हम अपने जेस्टेशन पीरियड कर पाएंगे? क्या पेट में बच्चा रख पाएंगे? अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं और हमारा ही बच्चा हो जाए तो उसी की चॉकलेट छीन छीन खाते रहें। बात तुम समझ गए ना? उसको जो मिलेगा हम खा जाएंगे, खुद ही खा जाएंगे। तो अभी हमारा तो बचपना पहले पूरा। What is adolescence? Adolescence समझिए। Now देखिए, the period of human age, ठीक है, लिखिए the period of human age या चाइल्ड ग्रोथ, एक जो चाइल्ड ग्रो करता है, ड्यूरिंग विच क्या होता है बोलो? ड्यूरिंग विच सर्टेन changes occur in our body leading to
our body leading to reproductive maturity. इससे क्या होगा? हमें reproductive maturity आ जाएगी। इसे क्या कहेंगे बोलो? It is called adolescence, या क्या क्या कहेंगे? एज ऑफ प्यूबर्टी। इट इज टीनेज। क्या है? अब प्यूबर्टी आती है तो उसमें बताओ, जब मेल में आएगी तो क्या होगा? वॉइस चेंज Voice change रहती है। वॉइस, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। Body पे बाल ही हो जाते हैं। तो पहली चीज क्या होगी बताइए? Voice change। वॉइस क्रैक्स। वॉइस क्या होगा? आवाज भारी हो जाएगी। क्रैक्स। नाउ देयर आर, जो बॉडी होगी उसमें स्मॉल हेयर्स ग्रो होंगे, हाथ में होंगे, ऐसा हाथ में भी, पैर में भी। स्मॉल हेयर grows throughout body। देखिए और क्या होगा? चेस्ट बिकम वाइडर। ध्यान दीजिए, जो बॉय होगा ना तो उसका चेस्ट बहुत वाइडर होगा और उसके पैर छोटे होंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि वो मस्कुलर होगा। वो कैसा होगा? मस्कुलर। उसके बाइसेप और ट्राइसेप भी होंगे। और ये देखो, that is why का क्या होगा? चेस्ट वाइडर। क्योंकि जो अभी मैस्कुलर हो जाएगा। मैस्कुलर का मतलब क्या है? मैस्कुलाइन। बॉडी किस तरीके की होगी? दैट इज बिकम स्टिफर। बात समझो इस चीज को। जो गर्ल्स हैं उनकी बॉडी टेंडरनेस को प्राप्त होगी। टेंडरनेस का मतलब कोमलता को प्राप्त होगी। लेकिन जो लड़के हैं उनकी बॉडी किसकी होगी? अगर वो एडोलेसेंट है और मैस्कुलिन है तो अपने ग्रुप का हीरो है। कहता ये देखो ये चीज है। और अगर मान लो वो कोमल है तो लड़की उसको कहने लगे हरी हट तू किनारे हट, तू लड़की जैसा दिख रहा है। और अगर ग्रुप में वो मैस्कुलिन बन के आ रहा है, मैं तो जिम करता हूँ, ये है वो है वो, तो गुड हार्मोनल बैलेंस किसे कहेंगे? कि जिसकी जो बॉडी है वो स्टिफर हो और कैसी हो? मैस्कुलाइन। बोलो, बात समझ में आ गई? अगली चीज देखो, चौथी चीज, नाउ वॉइस क्रैक हो जाएगी और हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग इन, कहाँ पर बोलो? आर्म पिट में होगा। और ग्रॉइन पैनल, दैट इज प्यूबिक रीजन। कहाँ पर बोलो? प्यूबिक रीजन। इन सब वर्ड को तुम लोग जानते हो कि नहीं? कि बस ऐसे ही हंसी ही रहे हो? प्यूबिक रीजन समझते हो ना? दैट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास क्या होने लगेंगे? बाल ग्रो करने लगेंगे। तो चौथी चीज, कभी तुमने ऐसा देखा है कि लड़का जब जलता है तो जब उसकी चिता जलाई जाती है तो उसको सीने पे लाठी मारी जाती है, और जो सबसे देर में उसका सीना जलता है, और लड़की को जब जलाया जाता है उसके थाइस सबसे देर में जलते हैं, क्योंकि वो 8 महीने 9 महीने का बच्चा इसी थाई के सपोर्ट पे लेके चलता। तो सबसे ज्यादा मजबूत स्त्री के शरीर में क्या होता है? उसकी थाइस। और पुरुष के शरीर में क्या होता है? दैट इज चेस्ट। वो चेस्ट यहाँ दिखा रहा है। बोलेगा सर मुझे चोट लगी। अब देखो, तो प्यूबर्टी में तुम समझ गए। इसके अलावा ये सही दिखा दिया। बाइसेप, ट्राइसेप और 6 पैग्स। देखो मैं 6 पैग्स लगा के सही है। चौथी चीज क्या होगा? आगे देखो बेटा, दैट इज स्पर्म्स स्टार्ट रिलीजिंग। स्पर्म, हम सभी लोग किससे पैदा हुए? स्पर्म्स एंड ओवा से। ये बात तो तुमने 7th में पढ़ी है, जाइगोट कैसे बनता है। सो स्पर्म्स स्टार्ट रिलीजिंग। और क्या बताया बोलो? आपको 5th पॉइंट, हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग इन प्यूबिक रीजन एंड आर्मपिट। हेयर उगने लगेंगे, हाथ और पैर पे भी उगते हैं। हाँ, ग्रोइंग, ये अच्छा बता दिए तेजस। ग्रोइंग इन प्यूबिक रीजन एंड आर्मपिट। जैसा तेजस ने बताया कि उस समय सेबेसियस ग्लैंड्स
जो फाउल स्मेलिंग स्वेट निकालने लगेंगे, इसलिए 13 साल से ऊपर के लड़के डिओड्रेंट यूज करते हैं। वही छोटे बच्चे का पसीना मोती जैसा चमकता है और उसमें बदबू भी नहीं होती। दैट इज व्हेन वी रीच एडोलेसेंट एज, देन द स्वेट स्टार्ट स्मेलिंग फाउल, हाँ होता है। सो वी यूज डिओड्रेंट। हमेशा मेरा यूनिफॉर्म जब भी मैं पसीने से गीला हो गया तो उन गंदा ही बच्चों में रहता है। सेबेसियस ग्लैंड सब डेवलप हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इसी के अंडरनीथ स्किन। सही है, ये सब 7th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दैट इज क्या होगा बताइए? स्वेट स्मेल्स फाउल। बहुत अच्छा बताया चित्रांश। जैसा कि चित्रांश से हम लोग को बताया कि इन बॉयज एडम्स एप्पल स्टार्ट्स डेवलपिंग, ये उठ जाए जो नहीं। हाँ ये बहुत थोड़ा अच्छा। मोटा फूल जाता है, नो, बड़ा हो जाता है। जो एडम्स एप्पल का क्या मतलब होगा कि जो वॉइस बॉक्स होगा वो क्या होगा? प्रोट्रूड हो जाएगा, जैसे अंकित के थोड़ा सा यहाँ पर जो गर्दन है वो ऐसे उठ जाए, उसको क्या कहेंगे? सर ये जो ये पार्ट होता है ये थोड़ा बाहर दैट इज अंकित, ये एडम्स एप्पल। हाँ है। ठीक है, इसका मतलब कि वॉइस क्रैक हो जाएगी। क्या हो जाएगा बोलिए? आवाज भारी हो जाती है, वॉइस क्रैक। दैट इज एडम्स एप्पल वी जस्ट स्टार्ट्स, बिकम वाइडर। ये विजिबल हो जाएगा। अब देखो, दैट इज प्यूबर्टीन गर्ल्स। जो गर्ल्स होंगी उनमें एग रिलीज हो जाएगा। क्या होगा बोलो? एग रिलीज होगा, और एग होने की वजह से जो उनकी बच्चेदानी जिसमें बच्चा रहता है, ठीक है, ये देखो दिस इज ओवरी। ये क्या चीज है? ओवरी से एग होगा और एग इसमें फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी कोटिंग होगी, उसको क्या कहते हैं? एंडोमीट्रियम। क्या कहेंगे बोलो? ये ब्लड की लाइनिंग है। किसकी है? हर महीने एक एग रिलीज होगा ओवरी से, यहाँ से एग रिलीज होगा और ये पूरा ब्लड है। अगर मान लीजिए वो एग आगे चलकर बेबी नहीं बनता है तो ये पूरी लाइनिंग हर मंथ निकलती है। इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज ब्लीडिंग ऑफ, किसकी ब्लीडिंग? ब्लीडिंग, समझिए इस बात को, ब्लीडिंग ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। किसकी ब्लीडिंग बताइए? अगर बच्चा नहीं बना, थ्रू वजाइना, इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। से क्या कहेंगे बोलो? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन नहीं, मेंस्ट्रुएशन तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कहते हैं ना। मेंस्ट्रुएशन, इफ द जो रिलीज्ड एग डज नॉट कन्वर्ट इनटू बेबी, अगर वो जाइगोट नहीं बना तो क्या होगा बोलो? ये स्पॉन्जी लाइनिंग 1 महीने बर्बाद बेकार हो जाएगी। फिर ये हर महीने क्या होगी? फिर से बनेगी, हर महीने फिर से ब्लीडिंग होगी, फिर से हर बार नई लाइनिंग करती। समझ में आ गई बात? तो क्या होगा बताओ जब गर्ल्स में प्यूबर्टी होगी? एग स्टार्ट रिलीजिंग। सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी बताइए? एग स्टार्ट्स रिलीजिंग। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी बताइए? बॉडी बिकम्स टेंडर। जब एडोलेसेंस के पहले तो लड़का लड़की दोनों का शरीर ही बहुत कोमल हो जाता है, लेकिन प्यूबर्टी में लड़के स्टिफर होने लगते हैं और लड़कियां और कोमल होने लगती हैं। बोलो बात समझ में आ गई? तो लड़कियों का शरीर कैसा होने लग जाएगा? टेंडर। और जबकि बॉयज का शरीर कैसा होना लग जाएगा? मस्कुलर। तो देखो बॉडी बिकम्स टेंडर। और तीसरी चीज क्या होगी? बॉडी कंसर्न स्टार्ट्स। जो 11 साल के लड़के लड़कियां आपस में भिड़ जाएंगे, एक साथ खेलेंगे, और जैसे ही 13 साल के होंगे अलग हो जाएंगे। वो लड़कियों का ग्रुप है, मैं क्यों खेलूं? बॉडी कंसर्न, वो ये देखेंगे कि हमको कौन टकरा के चला गया हमसे, वो बॉडी कंसर्न। लड़कों में भी यही होगा, लड़कियों में भी। तो यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए? बॉडी कंसर्न स्टार्ट। समझ में आ गई बात? तो तीसरी चीज क्या होती है? तुम तो टेक ही लगाए रहती हो, तो क्या आज जा ही नहीं पाए? कंसर्न आज भूल गए, उसने डिलीवरी नहीं किया, मैं ला रहा स्टार्स। चौथी चीज बताओ, दैट इज थाइस बिकम्स ब्रॉडर। जहां लड़का ऐसा होगा तो वहां लड़की ऐसी होगी, उसकी थाइस ज्यादा बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि उन्हें बेबी रहे। थाइस बिकम्स, लड़कों का क्या होगा? चेस्ट बिकम्स ब्रॉडर। बोलो बात समझ आ गई? चौथी चीज क्या लिखोगे बोलो? थाइस बिकम्स ब्रॉडर। और क्या होगा बोलो? ब्रॉडर। और पांचवी चीज
हम लोग मैमल्स हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो उनमें मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाती है। हम लोग कोई एविस तो है नहीं पक्षी कि अंडा दे के चले गए ना। मेमोरी ग्लैंड्स भी बोल सकते हो या इसे ब्रेस्ट भी कह सकते हो। दूध की ग्रंथियां, ब्रेस्ट डेवलप्स। और क्या हो सकता है? बाकी सब चीजें होंगी। दैट इज हेयर स्टार्ट्स डेवलपिंग इन आर्मपिट एंड ग्रॉइन पैनल। पूरी बॉडी में हेयर नहीं होंगे लेकिन कहाँ हो जाएंगे? ग्रॉइन पैनल में, और साथ में यहाँ पर आर्मपिट। दैट इज हेयर स्टार्ट्स डेवलपिंग इन प्यूबिक रीजन। प्यूबिक रीजन कठिन लगता है तो गोनाड लिख दो। गोनाड कठिन लगता है तो ग्रॉइन पैनल। जो सरल लगता है वो लिखो, गोनाड। या रिप्रोडक्टिव रीजन, अब जो तुम्हें सरल लगता हो। और कहां पर? साथ में आर्मपिट, ठीक है। और एग स्टार्ट्स रिलीजिंग हो जाएंगे, बॉडी में सर्टेन चेंजेस आने लगेंगे। अब देखो, अब आगे इसमें सवाल करो। ये सारे हार्मोनल चेंजेस हैं, ये किस वजह से होते हैं? बॉयज में स्पर्म्स कैसे बनता है शिवांग? बोलो। इट इज टेस्टोस्टेरोन। किसकी वजह से बनता है? बोलो। एक हार्मोन, उसका नाम, इसका नाम आएगा कि स्पर्म कौन बनाता है? कौन बनाता है? और बोलो, गर्ल्स में एग कौन बनाता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन बनाता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स हैं। हार्मोन अगर गड़बड़ हो गया बॉडी में तो समझो वो ट्रांसजेंडर बन जाएगा। वो ना लड़का बन पाएगा ना लड़की बन पाएगा। अच्छा लड़का बनना भी एक किस्मत की बात है और अच्छी लड़की बनना भी किस्मत की बात है। जो अच्छी लड़की वो अपने ग्रुप की लीडर होती है। वो मेरी बॉडी देखो। और जो अच्छा लड़का इसका मतलब है कि विच इज हैविंग परफेक्ट हार्मोन बैलेंस। और नहीं तो जो लोग ना अच्छा हार्मोन होंगे वो पैसा मांगेंगे तो, और 2 लाख रुपए दे के भी इलाज नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो इसलिए प्रकृति ने, हम प्रकृति के लिए थैंकफुल है कि उन्होंने हमें एक गुड हार्मोनल बैलेंस दिया। बोलो, बात समझ आ गई? अब देखो सब चीजें, ये टेक लगाए फिर भी ये ब्रेनी व्यक्ति हैं। बताओ स्पर्म के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल? रुक जाओ। एस्ट्रोजेन, और ये बताइए एग्स के लिए? एस्ट्रोजन। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए? क्यों ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्रैक हो जाता है, ब्लीडिंग क्यों? दैट इज प्रोजेस्टेरोन। क्या होगा? एग रिलीज करने के लिए एस्ट्रोजन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्रैक करने के लिए प्रोजेस्टेरोन। देखो सब कुछ चित्रांश ने बताया। अब इन्हीं के नाम पे हम लोग ये लिखें। दैट इज एस्ट्रोजन एंड क्या है? प्रोजेस्टेरोन। ये क्या है? हार्मोन है। और इसमें बोलो स्पर्म्स के लिए कौन सा हार्मोन है? दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। इतना ही रखिए। ये लो। बढ़िया लाइए, तुम अच्छा कर रही हो। हाईएस्ट पे भी तुमको पहुंचाना। और जाओगी थोड़ा सा फाइंड द बनाओ। आप सब बोलो कोरिएंडर मिंट जामुन।